पीट हेग्सेथ फॉक्स न्यूज के एंकर हैं और आपको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दे दिया जाता है। जेडी वांस खुश नहीं थे ईरान वॉर से। काश पटेल तो वो एक गिफ्ट किया गया काश पटेल को कि चलिए भी आप FBI संभाल लीजिए। और मार्को रूबियो एक जमाने में ट्रम्प विरोधी हुआ करते थे, अब जो है पूरी तरह से मागा में जो है उनमें आ गए हैं, संभाल रहे हैं। और आपने अभी भी रूबियो का इंटरव्यू भी किया। वैंस खुश नहीं थे ईरान वॉर से। ओके। फिर बाद में पता चला कि उन्हीं की टीम में से किसी ने जो है बात बाहर निकाली थी। कीपिंग इन माइंड 2028 का इलेक्शन की उस समय कैसे डिफेंड करें, तो फिर वो स्ट्रेटेजिकली लीक की गई बात, राइट। कैबिनेट बन रही थी और ये नाम सामने आ रहे थे जी। तो क्या आप भी चौंके थे इन नामों को देखकर? पीट हेग्सेथ वाज अ शॉकर। फॉक्स न्यूज के एंकर हैं और आपको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दे दिया जाता है। 2016 के चुनाव के वक्त भी जेडी वांस ट्रम्प विरोधी थे। बिल्कुल। और इतने ज्यादा कि उन्होंने ट्रम्प को अमेरिका का हिटलर बताया। ट्रम्प भूल गए क्या? इनफैक्ट इसमें भाजपा का नाम भी लूंगा। इलॉन मस्क ने बहुत इंटरेस्टिंग चेंज किया था जब जेडी वैंस अनाउंस हुआ और मीडिया ढूंढ रही थी कि वैंस ने कौन कौन सी ट्वीट्स लाइक की थी, उसे स्क्रीनशॉट। रातों रात इलॉन मस्क ने चेंज करके कि वो चेंज किया कि अगर मैं किसी की ट्वीट लाइक करता हूं तो अब किसी थर्ड पर्सन को नहीं देख सकता। उनकी वजह से ही प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक केस जो है काफी वीक हो गया था, क्योंकि कैश पटेल ने कह दिया था आई प्लीड द फिफ्थ, मतलब मैं इसमें मतलब आंसर नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को अंडर ओथ। उस क्वेश्चन से काफी चीजें इधर उधर हो जाती। तो वो एक गिफ्ट किया गया कैश पटेल को कि चलिए भी आप FBI संभाल लीजिए। इंटरेस्टिंगली इनफ एक वजह भी इनको रखी ट्रम्प के पिक करने की ये थी कि ऐसा माना जा रहा था कि ट्रम्प के जो पॉलिटिकल विरोधी हैं उनके खिलाफ FBI कभी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर ले, जैसा बहुत सारे देशों में होता है कि हम जो है उनको थोड़ा सा एजेंसी छोड़ देते हैं। हाँ, कि भाई थोड़ा सा परेशान तो करके देखिए। अमेरिका में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो सबसे बिल्कुल अलग है जो हमने पिछले कई दशकों में होते देखा है। इस वक्त व्हाइट हाउस चलाने वाले कोई खांटी नेता नहीं है, कोई ठेठ डिप्लोमेट्स नहीं हैं, कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बल्कि इस वक्त जब व्हाइट हाउस बड़े बड़े फैसले ले रहा है और वो फैसले इतने भारी भरकम हैं कि शायद इतिहास फिर से लिखा जाएगा आने वाले वक्त में, तब इस व्हाइट हाउस को चलाने के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक पात्रता सब पर हावी है, और वो है कि वो ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं और वो ट्रंपिज्म नाम की विचारधारा को मानते हैं। इस जमात में 4 लोगों के नाम प्रमुख हैं, आपने सुने भी होंगे। पीट हेग्सेथ, जेडी वांस, काश पटेल और मार्को रूबियो। मार्को रूबियो तो अभी अभी हिंदुस्तान से होके गए हैं। तो ये चारों मिलकर एक पावर इकोसिस्टम बनाते हैं और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया में कहीं भी जंग करवा सकता है, कहीं भी जंग रुकवा सकता है, कोई बुथल पुथल मचवा सकता है, ट्रंप को शायद किसी बात को मनवा भी सकता हो और ट्रंप की हर बात मानता है। ये 4 लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इन सबके अपने अपने कैरेक्टर आर्क्स हैं, बैकग्राउंड है, कॉम्प्लिकेशंस हैं और अपने अपने बाइसेस हैं। इन चारों को समझने की कोशिश आज पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि चारों के क्या मत हैं, क्या उनके रुझान हैं, ये सब बहुत मायने रखने लगा है इस वक्त वर्ल्ड अफेयर्स की दुनिया में। तो इन चारों की बात आज हम करेंगे और एक ऐसे व्यक्ति के साथ करेंगे जो बहुत करीब से इन्हें देखता है। मतलब हम तो नई दिल्ली से देखते हैं, मगर वो वॉशिंगटन DC में ही रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा करीब से देखते हैं। तो आज पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में मैं स्वागत कर रहा हूं DC में रहने वाले देसी और कई बार हमारे पॉडकास्ट में पहले आ चुके, वर्चुअली आपसे हमसे मिल चुके हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान में आपका स्वागत है, पढ़ाकू नितिन में स्वागत है, थैंक यू, वर्ल्ड अफेयर्स के इस एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू एंड आई मीन मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि मैं लेट हो गया था, और मैं लेट इसलिए हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू प्रेजेंट देम विद दिस अवार्ड। वाह। जो नया अवार्ड नितिन को मिला है, जोरदार तालियां बज जाएगा, बजा सकते हैं कोई तो। दिस इज एन अवार्ड। प्रोड्यूसर बजा रहा है जोर जोर से। तो बताइए इस अवार्ड के बारे में पहले बताइए, देन विल गेट टू ट्रम्प। हाँ, ऐसे तो खैर अवार्ड्स का सिलसिला हमारा पुराना हो चुका है, ओह यस। लेकिन ये सबसे ताज़ा है और गोल्डन माइक्स अवार्ड हैं। जी। काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड हैं, रेडियो एंड ऑडियो अवार्ड्स 2006 के। इसमें पढ़ाको नितिन को एजुकेशन के जॉनर में। That's pretty impressive. That's pretty impressive. और हमने वैसे आज तक रेडियो की अगर बात करें या इंडिया टुडे पॉडकास्ट की बात करें तो 7 अवार्ड जीते हैं, उनमें से एक है ये। Wow. मुंबई लेने के लिए गए थे हमारे कप्तान अच्छा, इसलिए गए हुए थे वो? कुलदीप जी। कुलदीप गए हुए थे, इसलिए गए हुए थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप जैसे लोगों की वजह से संभव नहीं हुआ नहीं, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। आई मीन, अरे मैं तो बैठे जब रहता हूँ, आप मुझे जैसे बताया लोग। गया तो मैंने कहा कि यू नो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज टू डिस्कस। लुकिंग रियली फॉरवर्ड। मतलब बताइए। और आपने अभी भी रूबियो को इंटरव्यू भी किया। हाँ, सेक्रेटरी रूबियो से जो है इंडिया टुडे आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, देखिएगा। लेकिन हाँ, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं मार्को रूबियो। हालांकि अगर उनसे शुरुआत करें तो कर सकते हैं। एक ज़माने में ट्रम्प विरोधी हुआ करते थे, और अब जो है पूरी तरह से मागा में जो है वो उन्होंने आ गए हैं, संभाल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और आई थिंक इन अ नटशेल दैट शोज कि अमेरिका में भी, जो हम बार बार बात करते हैं अमेरिका ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, आई थिंक रूबियो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप उन्हें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में जो चेंज हुआ है, आई थिंक इफ यू लुक एट समबडी, आई थिंक दैट्स मार्को रूबियो। चलिए रूबियो से ही शुरू कर लेते हैं। जैसे चारों पे मैं बात करनी है, और मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, एक तो इसलिए भी कि दिल्ली से देखने का हमारा तरीका कुछ और है जिन सभी को। जब आप वहाँ रहते हैं तो आम लोगों से भी बात करते होंगे, फिर ऐसे लोगों से भी बात करते होंगे जो ऑफिशियली बहुत कुछ नहीं कह सकते, तभी ज़बान से कहते होंगे। जी जी जी, है ना। और ऐसे लोगों से भी बात तो करते ही होंगे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके विचार का, मत का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे समझना जानना है आपसे मार्को रूबियो के बारे में। पहले तो वो अभी भारत आए और 2-3 शहर घूम कर गए। हमने एक पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स एपिसोड उन पर किया। अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने एनालिसिस हैं। आप बताइए, आप मार्को रूबियो के इस दौरे को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं का मतलब, हमने क्या पाया उनके इस दौरे से? देखिए, एक एश्योरेंस पाया। जिस तरह से चीज़ें बिगड़ रही थी भारत और अमेरिका के बीच में पिछले, हम कैसे 10-12 महीनों से, आफ्टर प्रधानमंत्री गए थे फरवरी में, और उसके बाद फिर जिस तरह की बयानबाजी वहाँ से हुई, तो कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस देने की कोशिश की गई कि यू आर नॉट फॉरगॉटन, आप भूले नहीं गए हैं। और मैं ये बात हर जगह, जिस भी हमारे इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म पे, आज तक के प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में अगर वो आए हैं 4 दिन के दौरे पे, तो दर्शाता है कि इज़ कमिटेड टू द रिलेशनशिप। मतलब वो दौरा बाद में भी कर सकते थे, और वो रियोश्योरेंस देने आए थे, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव गेट। डील्स, कोऑपरेशन, ये सारे जो बाबू टर्मिनोलॉजी है वो तो हर रीड आउट में हमें मिल जाती है, बट इट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हम कहाँ रह गए इस ट्रम्प के 2.0 में। ऐसा किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध है इस तरह बिगड़ जाएंगे। आई थिंक रियोश्योरेंस गेन किया है। जहाँ तक उनका सवाल है, आई थिंक वो आगे की भी सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो एक प्रमोशन ढूंढ रहे हो, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सेनेट में थे मार्को रूबियो, तो हमेशा से वो चाइना हॉक के नाम से तो जाने ही जाते थे, बट एक इंडिया को लेके भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीपन करने की बात हमेशा से कही है उन्होंने। 14 साल रहे हैं सेनेट में, और हमेशा कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो आई थिंक उनके लिए भी वो डीपली केयर करते हैं इस रिलेशनशिप को। और सर्जियो गौर, जिनके करीबी हैं, जिनको पूरा श्रेय जाना चाहिए इस विजिट का, क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया सेक्रेटरी रूबियो को, जो इस वक्त भारत में राजदूत हैं, राजदूत हैं अमेरिका के। तो आई थिंक भारत ने ये थोड़ा सा एक वो एश्योरेंस पाया है कि आप इतने भी नाराज मत होइए, थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रम्प का रायता समेटने आए थे वो। हाँ? क्योंकि ठोस तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन बस वो एश्योरेंस ही है। एश्योरेंस। और आई थिंक अभी जिस तरह की रिलेशनशिप है, आई थिंक अगेन वेट एंड वॉच है। अब जैसे कि आपने कहा कि बाकी के जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, खुश हैं इंडिया में जो जिस तरह के मीटिंग्स हुई है, जिस तरह का फ्रैंक डिस्कशन कर पाए हैं सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और सुनी है सेक्रेटरी रूबियो ने बात। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था जब इस तरह की बयानबाजी अमेरिका से हो रही थी, नवारो को ले लीजिए या लटनिक को, चैलेंज ये था कि हमारा पक्ष रखने वाला कोई नहीं है उस एडमिनिस्ट्रेशन में।
आई थिंक मार्को रूबियो का जो एंगेजमेंट रहा है, जिसमें उन्होंने सुनी है बातें, कहा है कि हाँ, आई विल टेक दिस बैक टू द प्रेसिडेंट, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. बस अगेन ट्रेड डील इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, पर वो नेसेसरी है. और जैसे कि मार्को रूबियो ने हमारे इंटरव्यू में भी बताया कि हो सकता है अगले महीने कुछ जल्दी से हफ्तों में शायद वो ट्रेड डील हो जाए, ऑल इल्यूसिव ट्रेड डील. और उसके बाद आई थिंक वी विल सी, बार बार हम देखेंगे कि किस तरह से जो एंगेजमेंट रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, शायद वो ऑन द ट्रैक आ जाए. लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि ये एश्योरेंस शायद इसलिए भी दी गई है कि 2-2.5 साल बाद फिर से चुनाव है अमेरिका में, तो पूरी तरह से जो है भारत किसी और खेमे में ना चला जाए. ओके. वैसे तो मैं 4 लोगों पे बात करने वाला हूँ, लेकिन ये बताइए कि जब ये कैबिनेट बन रही थी और ये नाम सामने आ रहे थे, जी, तो क्या आप भी चौंके थे इन नामों को देखकर? क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि कुछ और नाम आएंगे, लेकिन ये चारों ऐसे नाम थे जिनके बारे में कोई गेस नहीं कर रहा था? देखिए सेक्रेटरी रूबियो तो खैर थे ही, लाइक उनका नाम चल रहा था वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में, उनका और जेडी वेंस दोनों का नाम था, तो ये तो निर्धारित था कि इनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है, वो तो वी ऑल न्यू. पीट हेग्सेथ वाज अ शॉकर. आप फॉक्स न्यूज़ के एंकर हैं और आपको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दे दिया जाता है, जो अगर हम देखें उठा के तो कोई 4-5 स्टार जनरल होता है जिसकी एक रही है, यूजुअली उस तरह के लोग होते हैं. कहीं सेना में तो थे वो. हाँ, बट देन अगेन दैट काइंड ऑफ अ जनरल, राइट? या फिर आपने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, लाइक CIA में थे, कुछ ऐसा होता है. वो किस ओहदे के अफसर थे? आई थिंक उन्होंने एक वॉर में सर्व किया था, आई डोंट रिमेंबर इट एक्चुअली, बट ऐसा कुछ बड़ा उन्होंने वो नहीं किया. नहीं, वैसे ग्वांटानामो बे में भी थे वो, अफगानिस्तान में भी थे, अफगानिस्तान में सर्व एक आध जगह और भी थे, वो इराक में थे. इराक, मैं पूछ रहा हूँ हैसियत के हिसाब से, जैसे इंडियंस को समझना हो तो. आई डोंट थिंक ही वाज अबव, अब मुझे इंडियन सिस्टम भी इतने अच्छे से याद नहीं अच्छा, है, ओके. बट लेकिन ही वाज नॉट लाइक अ 4-5 स्टार जनरल, जो यूजुअली हमें लॉर्ड ऑस्टिन का नाम ले सकते हैं हम, जो पिछले वाले थे, जो यूजुअली पॉलिसी बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, वो नहीं है. उनको सेक्रेटरी हेग्सेथ, अब नाउ इट मेक्स मोर सेंस कि हेग्सेथ को क्यों चुना गया. क्योंकि अगर आप एक ऑल सिस्टम से आए हुए किसी जनरल को बनाते तो शायद ये मिसएडवेंचर शायद कम हो रहे होते. बट येस मैन जो बोलेंगे वो करेंगे. कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दो, तो खुद वो प्लेट लगाने चले गए वहाँ पे, समझ रहे. तो आई थिंक वो एक जो लॉयल्टी की बात होती है, आई थिंक द शॉकर वॉज पीट हेग्सेथ. और कैश पटेल वॉज नॉट सच अ शॉकर, क्योंकि वो ट्रम्प लॉयलिस्ट रहे हैं. इनफैक्ट उनकी वजह से ही प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक केस जो है काफ़ी वीक हो गया था, क्योंकि कैश पटेल ने कह दिया था आई प्लीड द फिफ्थ, मतलब मैं इसमें मतलब आंसर नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को अंडर ओथ. उस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती. तो वो एक गिफ्ट किया गया कैश पटेल को कि चलिए भी आप FBI संभाल लीजिए. बट आई थिंक मार्को और JD वाज प्रीटी एक्सपेक्टेड. ओके. क्या ट्रम्प आपको ऐसे प्रेसिडेंट लगते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं कैबिनेट की, लेकिन वो अपने कैबिनेट की सलाह पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते होंगे? सुनते हैं, और उनकी एक बात जो हर कोई कहता है कि कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट सुनने की कोशिश करते हैं. आप क्या कह रहे हैं और फिर आप क्या कह रहे हैं. एक एग्जांपल देता हूँ. थोड़े दिन पहले जब वो साउथ लॉन में कोई इवेंट कर रहे थे, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात निकली, तो उन्होंने सेम चीज़ कही. कितने लोग JD वेंस के साथ को वोट चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बने, कितने लोग रूबियो को चाहते हैं. तो ये हमेशा से उन्होंने जो कहते हैं ना कि कंपीटिंग डॉग्स, वो वाला हमेशा रखते हैं कि, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो सुनते सिर्फ अपनी है. तो ही डज टेक दैट इनटू अकाउंट. और अगर कोई ऐसा हिसाब हो जहाँ पे उन्हें सोच रखा है, जैसे ईरान का हम एग्जांपल ले ले कि इनको तो करना ही है ये, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो फिर अपने मन की. इन 3-4 लोगों में क्या आपस में कंपटीशन की भावना भी होगी? क्योंकि अगर ट्रम्प खुलेआम बार बार अपने उत्तराधिकारी का नाम भी लेते हैं कि मेरी पसंद में तो ये है, और आप कह रहे हैं कि भाई दोनों में से किसको चाहोगे, ऐसी बातें करेंगे, तो क्या एक कंपटीशन भी चलता होगा एक दूसरे से आगे निकलने का ट्रम्प की नज़र में? हाँ, 100%. और ट्रम्प का एंडोर्समेंट ही निर्धारित करेगा अगला कैंडिडेट कौन होगा. देखिए, जब इलेक्शन खत्म हो रहा 24 का, तो ऐसा माना जा रहा था कि JD वेंस उत्तराधिकारी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के, और ये लॉक इन कर चुके हैं नॉमिनेशन. अब कॉन्वर्सेशन में मार्को रूबियो आ गए हैं. उन्होंने अच्छा काम किया है, ऑब्वियसली बिकॉज ही ऑल्सो वांट्स टू सक्सीड. वो भी चाहते हैं कि वो भी राष्ट्रपति बने. तो वो तो है ही कि देयर इज ऑब्वियसली दैट कॉम्पिटिशन. JD वेंस का डिसएडवांटेज ये है अनफॉर्चुनेटली कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोर्टफोलियो है
टेक्निकली होता कुछ नहीं है, दे आर जस्ट इन वेटिंग। फिर आपको फ्यूनरल पे भेज दिया जाता है, रिबन काटने भेज दिया जाता है, राइट। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज में है जेडी वैंस, बट अगेन मार्को रूबियो हैज़ मेड मोस्ट ऑफ इट फॉर अब अप टिल नाउ। अब आगे तो वी डोंट नो, बट कंपटीशन ज़रूर होता है टू इम्प्रेस। हम देखते हैं ना जिस तरह से जब कैबिनेट बैठती है तो हर कोई शुरू हो जाता है, इतने अच्छे महान लीडर हैं आप, आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। और हर बंदा, जितने भी कैबिनेट के हैं, वो तुलसी से स्टार्ट करते थे, फिर आते आते मार्को रूबियो, जेडी वैंस, हर कोई उनकी इतनी तारीफ के पुल बांधता है। वाई? आपको वैलिडेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको प्रेसिडेंट लाइक करे, कुछ बेनिफिट हो, पॉलिटिकली हो, जैसे भी हो। तो वो कंपटीशन तो है। अमेरिका में आप लोग जब कवर करते होंगे संसद वगैरह, तो अंदर जाने का मौका मिलता है जैसे हिंदुस्तान हाँ, होता है? बिल्कुल अंदर मिलता बैठते है, हैं आप लोग? प्रेस आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दिया था स्टेट ऑफ यूनियन का, हमारा जो बना हुआ है प्रेस का, इट इज़ राइट अबव इट। तो और नीचे सब कांग्रेसमैन और वो होते हैं, तो वी आर राइट अबव इट, यू कैन गो एंड यू कैन टॉक, लेकिन फ्लोर पे नहीं जा सकते। हाँ, ऑब्वियसली वो तो कोई नहीं जाता। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप लोगों को मौका मिलता है जैसे हमारे यहाँ संसद के बाहर? हाँ, बिल्कुल। हमारे रिपोर्टर्स बेचारे पीछे पीछे भागते हैं, हाँ, बात करने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करते बिल्कुल मिलता है। बहुत सारे जगह है, जो स्टेयर्स हैं वहाँ पे कभी मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ जो प्रेस का जो एक फ्लोर, सॉरी वो पाथवे है, वहाँ मिल जाते हैं। वहाँ पे बात करने के लिए मिल जाते हैं लोग। इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड। ओके। और ये भी नहीं है कि बहुत सिक्योरिटी से चल रहे हैं। मंत्री जी मिल जाते हैं सब? नॉट मंत्री, आई मीन मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मंत्रियों से मिलना सेनेटर्स की बात मैं कर रहे सेनेटर और हैं। कांग्रेसमैन हाँ, की बात कर रहा हाँ, हूँ। दे मेक्स देमसेल्व्स अवेलेबल जब उनकी इच्छा होती है। तो कभी देखिए, जब कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो हमें कभी सामने से जाते नहीं दिखते। आपने देखा होगा व्हाइट हाउस में जहाँ हम लोग खड़े होते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जी। जो पेबल बीच हम जिसे कहते हैं, वहाँ से कभी कभी जब बात करनी होती है तो मीडिया के सामने अपने आप वॉक करके आ रहे हैं, फिर सब भाग के आ जाते हैं। बट जब करनी होती है तब, अदरवाइज दे नो हाउ टू अवॉइड मीडिया। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बहुत सारी बातें पता चलती है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं कही जाती। क्या आपको अभी तक इस एक साल में, जब से ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंसी संभाली है, ये सुनने को मिला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, ईरान गड़बड़ हुआ, या हमने वेनेजुएला ठीक से हैंडल नहीं किया, कभी कुछ? डायरेक्टली कैबिनेट से तो नहीं, नहीं। बिकॉज देर ऑलवेज वेरी केयरफुल। लेकिन कुछ सुनने को मिल जाता है कहीं ना कहीं कि इस पे थोड़ा विचार चल रहा है, या इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि जब ईरान का चल रहा था तो हर जगह एक खबर चली और डीप सोर्सेज और वो सारी चीज़ों से कि वैंस खुश नहीं थे ईरान वॉर से। ओके। फिर बाद में पता चला कि उन्हीं की टीम में से किसी ने जो है बात बाहर निकाली थी, कीपिंग इन माइंड 2028 का इलेक्शन की उस समय कैसे डिफेंड करेंगे। तो फिर वो स्ट्रेटेजिकली लीक की गई बात, राइट। और जब वैंस को पूछा गया इस बारे में, तो वैंस ने कहा देखिए हर चीज़ की सहमति नहीं होती, मैंने अपना व्यू प्रेजेंट किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया। तो टेक्निकली ऐसी चीज़ें बहुत होती है। और हमने हमेशा देखा है जब भी इस तरह की कोई चीज़ बाहर आती है, ऑफ द रिकॉर्ड कोई कॉन्वर्सेशन होता है, दे वांट टू मेक श्योर कि वो रिपोर्ट हो। हमें बोल दिया जाएगा बैकग्राउंड पे रिपोर्ट मत कीजिएगा, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं से उसको हो ही जाता, क्योंकि फिर आप इन्फॉर्मेशन को लेकर कहीं और से कुछ निकाल लेंगे तो वो हो जाता है रिपोर्ट। यहाँ से बैठ के ऐसा लगता है कि ट्रम्प किसी की नहीं सुनते। मैं जो बता रहा हूँ हाँ, हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि ट्रम्प किसी की नहीं सुनते हैं। ये भी माना जाता है कि ट्रम्प ने जो 4-5 लोगों की टीम बनाई है ये उतनी काबिल नहीं है। बस वो ट्रम्प ने इसलिए अपने आसपास जमा किए हैं क्योंकि वो ट्रम्प की सुनते हैं, और वो किसी भी ऐसे नेता या ऐसे प्रबुद्धजन की तरह बिहेव नहीं करेंगे जैसा ट्रम्प कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और करे, कि नहीं साहब आप ये गलत कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए। ये कभी नहीं कहेंगे। ये ट्रम्प ने जो कहा वो मान लेंगे, क्योंकि ट्रम्प ने उन पर एहसान किया है ज़िंदगी में। शायद वो इतने बड़े पदों पर कभी पहुंचते नहीं, ट्रम्प ने पहुंचा दिया है। यहाँ बैठ के ये भी लगता है कि वाइट हाउस में जो पहले कार्यकाल में तो ख़ास तौर पर लगता भी था, एक किताब भी आई थी फियर करके, मैं वो भी पढ़ रहा था जब, तो ऐसा लगता था कि कोई तारतम्य नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ट्रम्प को शायद बहुत समझ भी नहीं है। दूसरे कार्यकाल में लग रहा है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उनको सब कुछ आता है और सब कुछ समझ है। एक्सपर्ट से खास तरह की दूरी बना के रखते हैं वो नहीं चाहते वो उनकी राय लें। उन्हें लगता है कि एक्सपर्ट्स बने बनाए ढर्रे पर चलते हैं और बहुत खुले दिमाग से नहीं चल रहे हैं। क्या ये जितनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान में हम लोगों को लगती हैं, ये सब ठीक है?
ऑलमोस्ट आई थिंक लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया गया है ट्रम्प 2.0 में. ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखें तो बहुत सारे गार्ड रेल्स थे. जॉन बोल्टन थे, माइक पोम्पियो थे, फियोना हिल थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, रैडक्लिफ थे. तो असेंशली जो उनकी वर्स्ट इम्पल्सेस होती थी उनको चेक किया जाता था कि नहीं आप ये नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के तौर पे जब ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था तो ये बात हुई कि इंसर्क्शन एक्ट लगा दो और सबको पकड़ लो और सबको ये कर दो. तो लोगों ने रोका उन्हें कि कांट डू दैट, आप गलत कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे. राइट, इलेक्शन हारे, 4 साल बाहर रहे, फिर रियलाइज़ हुआ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई जब हम बदलाव कर सकते थे, चेंज कर सकते थे. काफ़ी प्रिपेयर होके आए और जो इस्टेब्लिशमेंट रिपब्लिकन पार्टी है उनको दरकिनार करके जो लॉयलिस्ट है, जैसे हमने कैश पटेल की बात की, उनको रखा. जेडी वैंस तो वाइस प्रेसिडेंट है ही, तो फॉर मेक सेंस. बेसेंट, लटनिक जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया, उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए. रूबियो जिन्होंने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, और मॉडरेट के रूप में ना जाने जाते थे, लेकिन इलेक्शन में 2024 में ही केम अक्रॉस एस कि ये भी अब तो रूबियो साहब भी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसको रिवॉर्ड किया. तुलसी गैबर्ट डेमोक्रेट हुआ करती थी, पार्टी स्विच की, बहुत सारी चीज़ें अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी की बताई, उनको रिवॉर्ड दिया गया. अब जब आप ऐसे लोगों को कैबिनेट में रखते हैं जो आपके रिवॉर्ड के तौर पे आए हैं, ऑब्वियसली उतनी स्पाइन नहीं होगी उनकी, कुछ कहे या करे. और जिसने कहा वो नहीं है, वो थोड़े दिन पहले इस्तीफा दिया है. चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं पीट हेग्सेथ की. ये वो लोग हैं जिनके नाम हम अक्सर यहाँ सुर्खियों में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. इनकी कहानी क्या है? जो हम अभी बात कर रहे थे, भाई आर्मी में थे, इराक अफगानिस्तान वॉर के दौरान थे, फिर फॉक्स न्यूज़ में चले गए जिसे ट्रम्प बहुत ही ध्यान से देखते थे, रिलीजियसली देखते थे, प्रेजेंटर थे वहाँ पर, और फिर वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन गए, सोचा भी नहीं हुआ जैसा. तो ये यात्रा कैसी रही? थोड़ा हमारे हिंदुस्तानी दर्शकों श्रोताओं को बताइए कि पीट हेग्सेथ कौन है, उनकी यात्रा कैसी रही है. देखिए, अमेरिका में हमेशा से आर्मी वेटरन्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है जी. और होनी भी चाहिए. किसी ने अगर वॉर में सर्व किया है तो ऑब्वियसली. और पीट हेग्सेथ, जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प खुद कहते हैं, सेंट्रल कास्टिंग है. मतलब उनको हॉलीवुड की फिल्मों में काम मिल सकता है, इतने गुड लुकिंग है और ये और वो. साथ ही साथ जब से वो फॉक्स न्यूज़ में आए थे वो वेटरन्स की लाइन लेके हमेशा चल रहे थे कि देश में ये गलत हो रहा है वेटरन्स के साथ, या हमारी जो आर्मी है उसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा बजट होना चाहिए. इस तरह के उन्होंने बहुत सालों तक इस तरह की जो है न्यूज़ एंकरिंग की वहाँ पे. और प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगर आप देखें तो ही इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टू गुड लुकिंग पीपल. तो एक रैपो था उनका, वो देखते थे, बात करते थे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें. पर इट वाज वेरी शॉकिंग कि डिफेंस जो है, जब नाम चल रहे थे तो ऐसा था कि शायद मे बी नॉट, ऐसा कहा जाता शायद CIA भेज दे उनको, ये भेज दे, वो भेज दे. बट देन आई थिंक पीट हेग्सेथ के लिए भी मुझे लगता है थोड़ा सा शॉकर तो होगा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद से इफ़ यू लुक एट वॉर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, आई थिंक उनका अगेन पीपल डू क्वेश्चन उनका इनपुट कितना है इन चीज़ों में. एक एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यू शुड बी एबल टू एडवाइज द प्रेसिडेंट. पर अगेन वी डू नॉट नो कि कितना वो एडवाइस कर रहे हैं रादर देन जस्ट टेकिंग ऑर्डर्स. एंड दैट टू मी आई थिंक अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन द एंटायर डायनामिक ऑफ दिस कैबिनेट. कई सारे स्कैंडल्स भी उनके साथ, जैसे एक तो सिग्नल स्कैंडल था, है ना, वो खुफिया जानकारियों को ऐसे ही कहीं भी कह दिया. पर उसमें उन्होंने वो तो एम्बेसडर वॉल्स नहीं किया था उसमें. हाँ, वो एडिट थे. हाँ, लेकिन बात ये भी तो आई थी कि आप वहां नहीं कर सकते, ये कोई सही माध्यम नहीं है ऐसी बातें करने का. बिल्कुल. कहा जा रहा है कि अगर कोई और होता, उसका इस्तीफा होता, वो बाहर निकाल दिया जाता. वो सरवाइव कर गया. हेग्सेथ अगेन प्रेसिडेंट्स मैन. और वैसे तो स्टीफन मिलर का भी नाम देना चाहिए हमें. स्टीफन मिलर ने जिस तरह की चीज़ें की हैं, ही सर्वाइव्ड एवरीथिंग. हर चीज़ में स्टीफन मिलर जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट लाइक करते हैं आपको, तो वो नज़रअंदाज करते हैं. और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है नितिन कि दुनिया भर की सरकारों में ऐसे होते हैं लोग, नेता ब्लंडर कर भी दे तो जो नेशनल लीडर होता है वो इग्नोर कर देता है उन चीज़ों को, वॉट एवर द रीज़न मे बी. बट हेग्सेथ को लेकर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, बाकी लीडर्स जो हैं, बेसेंट का नाम भी आ जाता है कि 28 में चुनाव लड़ेंगे. अभी तक हेग्सेथ को लेके इस तरह का कोई नहीं है. अच्छा. ही इज़ नॉट, वो नो कि उनको लगता नहीं शायद वो जीत पाएंगे या खड़े नहीं हो पाएंगे.
एंड आई थिंक दिस कुड बी इट फॉर हिम, द लास्ट बिग थिंग जो था यहीं तक था। हाँ ऐसा लगता है, बट विल हैव टू अगेन वेट एंड वॉच। तो एक और चीज़ है, जिस तरह की उन्होंने चीज़ें की हैं, जैसे एक बार सारे जर्नल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल। और तो फिर उस पर भी बहुत चर्चा हुई कि अगर वहाँ पे कुछ हो जाए, अगर चाइनीज को लगा सब बुला लिए। हाँ कि ये क्या है, तो फिर तो क्या होता है, तो बैड एडवाइस। फिर उनको जनरलों को कहा कि आप सबको वेट लूज करना है, और ये सारी जो चीज़ें वो कर रहे हैं टेलीविजन के लिए, आई थिंक वो अभी तक उस रोल में पब्लिक को खटकता है कि क्या ये सही है या नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चारों तरफ, और वो खुद भी, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके आसपास के लोगों को पता है कि कंटेंट कैसे बनाया जाए। इनफैक्ट वो जीतकर भी इसलिए लौटे हैं क्योंकि पॉडकास्ट, इंटरव्यू, पता नहीं क्या क्या वो हर जगह छाए हुए थे। जबकि हम, एक बात आपको बताऊं, इतनी दूर से जब हम ये राजनीति देखते हैं तो ऐसा लगता है, इनफैक्ट इसमें मैं भाजपा का नाम भी लूंगा, क्या है, जैसे रिपब्लिकन्स हैं, उनके बारे में माना जाता है कि उनके कुछ विचार कंजर्वेटिव हैं, भाई वो परंपरागत तौर तरीके उनसे बात करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे देखा जाता था कि ये तो एक ऐसी पार्टी है जो पुराने तौर तरीकों से चलती है, ये तो पुराने ख्वाब में जीती है। लेकिन ये कैसा संयोग है, या दुनिया में कहीं और भी होता है क्या, कि जिन पार्टीज की ये इमेज है, दरअसल नए जमाने के टूल सबसे पहले वही अपना रहे हैं, वही उनका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और जो डिजिटल मीडिया का एक युग है उसमें वही ज्यादा हावी हैं। जबकि दूसरी तरफ जो नारा लगाते हैं प्रगतिशील होने का, ज्यादा साइंटिफिक सोच समझ का, तकनीक को लेकर बहुत ही वो लोग बुलिश रहते हैं, वो हर जगह पीछे दिखाई देते हैं। काफ़ी आई थिंक गुड ऑब्जर्वेशन। एंड अगेन आई थिंक अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक रिपब्लिकन पार्टी में ये सेंटिमेंट था कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमें फेयर ट्रीट नहीं करती। ओके। और उन्होंने काफ़ी काम किया इसके ऊपर कि हमें अपना इकोसिस्टम बनाना है, हमें अपनी चीज़ें करनी है। सो पॉडकास्ट वाज वेरी बैक देन, 2013-14 की बात मैं कर रहा हूँ, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, कि आपने बुलाया, अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए, फिर वो फॉर्मेट यूट्यूब पे तब्दील हो गया, और फिर जो सेंटिमेंट था, जो मागा सपोर्टर्स बने उनको वो चीज़ फॉक्स पे नहीं दिख रही थी या CNN पे नहीं दिख रही थी। सो फिर देन दैट मॉडल जस्ट केप्ट एक्सपोनेंशियली गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। और आई थिंक द डेमोक्रेट्स पर ट्रेडिशनली रिलाइंग, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिलाई कर रहे थे। CNN है हमारा, MSNBC है, राइट, ऑल दो वो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। तो वो मुझे लगता है वजह रही है कि जो फ्रिंज था, जिसे हम कह सकते हैं फ्रिंज, उस पार्टी का एक्सट्रीम, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिली। उन्होंने अपना इकोसिस्टम खड़ा किया, और शायद कुड बी वेरी वेल एलिजिबल फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो इंक्लूडिंग। क्वेश्चन ये है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया भारत में? आपने, लेकिन ये बहुत सही बात बोली वैसे, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया रहा है अभी तक पूरी दुनिया में, वो सोफिस्टिकेटेड बातें करता रहा है, क्योंकि करनी भी चाहिए उस हिसाब से ही, कि भाई आप खुलकर तो ये नहीं कह सकते, जो बातें खुलकर ये मागा सपोर्टर बोल देते हैं, बिल्कुल, तो ऐसी बात आप टीवी पे कहेंगे नहीं कह सकते। तो ये तो एक तरह का वायलेंस है जिसका आप आह्वान कर रहे हो, या आप समाज को जो है विभाजनकारी सोच है आपकी, उससे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, शायद ऐसा माना जाएगा। लेकिन जो साइड के मीडियाज हैं वहाँ बोल रहे हैं, तो ना तो उतने आंसरेबल हैं, ना उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी बैठी हुई है, तो शायद इसीलिए जब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो लोग ज़्यादातर इनको वहाँ सुनते हैं, और वो नए मीडियम्स हैं, तो ऐसा लगता है कि नए मीडियम्स का सही उपयोग ये ज़्यादा कर रहे हैं। एक और चीज़ है इसमें, एंड आई थिंक नॉट ओनली, मैं रिपब्लिकन्स का सोच रहा हूँ, खुद के पॉडकास्ट बना लिए, खुद का यूट्यूब बना लिया, रंबल, आपने सुना होगा शायद नाम। अब रंबल पे आप जाइए तो आपको एकदम एक्सट्रीम राइट विंग वाले जितने भी लोग हैं, और उनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं रंबल पे। तो आई थिंक दे रियलाइज्ड कि अपना ट्विटर बना लिया उन्होंने, अपना ट्विटर तो है ही उनका, ट्रुथ सोशल। तो वो जो सेंटिमेंट था ना, आई थिंक दे हैव बीन एबल टू, रिपब्लिकन ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाए। डेमोक्रेट्स अभी भी रिलाई कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ही हम अपनी बात रखेंगे। बात हैक्सेथ की हो रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो लगा कि ये कोई पारंपरिक आदमी तो नहीं करेगा, पारंपरिक नेता तो नहीं करेगा। जैसे कोस्ट गार्ड की पहली फीमेल कमांडेंट है, उनको भी हटाया। पहले ब्लैक चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को हटाया, जिस पर रिपब्लिकन्स में भी थोड़ी खलबली मची। जी। ईरान वॉर के बीचों बीच आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया। जी।
क्या एक्सप्लेनेशन है? पहले दो के एक्सप्रेशन तो ये थे कि DEI, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इक्विटी, व्हाटएवर इट इज, आई फॉरगेट, DEI, and then integrity, not integrity, inclusion, my bad, what am I saying, sorry, I'm jet lagged, but DEI के थ्रू कि ये गलत अपॉइंटमेंट्स हुए थे और इनको गलत प्रमोशन मिले हैं, और वो जो सेंटिमेंट था कि वाइट अमेरिकन के गलत DEI का उपयोग जो किया गया है टू समहाउ वाइट जनरेशन जो है उसको दबाने के लिए एंड ऑल दैट, वो दोज वर द टू. तीसरा जो था वो तो वेरी पॉलिटिकल नेचर, वो डिड नॉट गेट अलोंग, और आप सर्व करते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सेक्रेटरी, तो उनको पसंद नहीं आया. ये बयानबाजी भी हुई थी उस समय कि वो ही वाज गोइंग बियॉन्ड हेक्स सेक्रेटरी, और फिर वो तो आप प्रोटोकॉल तो आप नहीं तोड़ सकते. काफ़ी चीज़ों को लेके वो थोड़े क्वेश्चन कर रहे थे, तो दैट वाज अ प्रीटी गिवन. तो पहले लेकिन जो दो थे जिसने बवाल क्रिएट किया वहाँ पे, एंड तो वो वर बिकॉज बात तो एक है कि DEI के थ्रू उनको नियुक्त किया गया था एंड वी शुड नॉट हैव DEI, तो हटाया. मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो रंग है, लिंग है, इनको आप जो प्रतिनिधित्व देते हैं उसकी हम परवाह नहीं करेंगे. हाँ, हम तो यहाँ पर मतलब सो कॉल्ड मेरिट के हिसाब से लोगों को लाएंगे. और मेरिट में फिर कौन आता है फिर? हाँ, वो तो सबको पता है. और जो इनके विचार हैं वो ये भी तो थे कि महिलाओं को आप लड़ने के मोर्चे पर नहीं भेजेंगे. जिसपे काफ़ी समय से आई थिंक आर्म फोर्सेस में एक चर्चा रही है. ऑल्सो सेइंग द फैक्ट कि भाई हम नहीं मानते आपकी काबिलियत में. हाँ, ये और ये तो इनका टॉकिंग पॉइंट रहा है हमेशा से रिपब्लिकन्स का. आई मीन टू सम एक्सटेंट मागा का मुझे लगता है. तो अगेन एज ए सेट कि हेक्सेट साहब जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे DEI का क्यों हवाला दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फंडिंग काट दी हर जगह. एक इंडिकेशन होता है ना, नेता जो होता है वो एक सिग्नल देता है, फिर बाकी लोग अपने आप करने लगते हैं कि सर देखिए हमने भी ये कर दिया है. बिल्कुल. तो दैट वाज व्हाट इट वाज, और बाकी लोगों ने भी किया है, बट हेक्सेट ने का ये चर्चा में ज़रूर रहा था. हेक्सेट ने एक और पॉलिसी चेंज की थी DEI को लेके, जो मेरिट और प्रमोशन थी. उसके बाद उन्होंने आई थिंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कहा था अबाउट जो वाइट लोग हैं उनको फिर से चांस दिया जाए, या जिनको निलंबित किया गया था तो उसको भी उन्होंने चेंज किया था, बिकॉज अगेन इंडिकेशन आई थी प्रेसिडेंट की, तो ही चेंज दैट टू ब्रिंग देम बैक इनटू द फोल्ड. जब आप मागा सपोर्टर कहते हैं तो ये रिपब्लिकन से कितने अलग हैं? अब तो ये पूरे ही रिपब्लिकन है ऑलमोस्ट. पहले ऐसा माना जाता था कि जो एक्सट्रीम व्यूज़ वाले लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने पहले कैंपेन में स्टार्ट किया था कि मैक्सिकन्स आर मर्डरर्स एंड रेपिस्ट, और इन सबको निकालो. वो एक्सट्रीम व्यूज़ उनका कहा जाता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि विच वाज काइंड ऑफ अ वे टू से मेक अमेरिका वाइट अगेन. और तो रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट पार्टी मिट रोमनी जैसे बड़े नेता ने कहा ये गलत बात है, इस तरह की बात, हम कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह के एक्सट्रीम व्यूज़ रखेंगे. बट ओवर द ईयर्स आई थिंक पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो रिपब्लिकन पार्टी में अब आई थिंक मागा इज़ दी पार्टी. हर किसी का, आप जिस तरह के रेजोल्यूशंस आप देखें उतारे जाते हैं कांग्रेस के बिल, किसी का कोई लेना नहीं है देना नहीं है, फिर भी कभी इल्हान उमर के पीछे पड़ गए, कभी रामास्वामी के पीछे पड़ गए, कभी जो जेरीमैंडरिंग हो रही है, वेरी एक्सट्रीम पोजीशंस कि ब्लैक्स लोगों का जो वोटिंग का राइट है, डिलिमिटेशन जैसा कुछ, आप डिस्ट्रिक्ट ही चेंज कर रहे हैं कि उनकी वॉइस नहीं रह जाएगी अब. तो जिम क्रो के लॉस की जो हम बात करते थे, तो आई थिंक दैट हैज़ बिकम द सेंटर पीस ऑफ दिस रिपब्लिकन पार्टी. अब अलग नहीं है, पहले थे. लेकिन फिर भी क्या इन्हें रिपब्लिकन पार्टी का फ्रिंज एलिमेंट कहा जा सकता है? नहीं, या नहीं, अब यही मुख्य धारा के रिपब्लिकन, ये मुख्य धारा है, और जो मॉडरेट्स आई थिंक वो फ्रेंच है, एंड दैट इज प्रीटी एस्टैब्लिश्ड. अगर आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, अभी ट्यूसडे को ही जॉन कॉर्निन 3 टर्म से सेनेटर हैं टेक्सास से. 99.8 कुछ 99.7% रिकॉर्ड रहा है उनका ट्रम्प की चीज़ों पे या ट्रम्प के जो भी आइडियाज़ है उसके साथ वोट करने के लिए. उसके बावजूद जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिसाइड किया है कि मैं इनको सपोर्ट नहीं करूंगा प्राइमरीज में, वो हार गए इलेक्शन जॉन कॉर्निन. जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक हफ्ते पहले कहा कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं पैक्सटन, वो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन वाले हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इस चुनाव में, वो प्राइमरीज हार गए, अब उनकी सीट चली गई. तो इतना जब स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका पार्टी में कि आपके जो वोटर्स हैं, मागा वोटर्स, वो बिल्कुल वैसा एक्सट्रीम कैंडिडेट को पसंद करते हैं, तो फिर कहाँ मुख्यधारा, मतलब कहाँ फ्रिंज एलिमेंट रहे अभी लोग? दे आर द मेन स्ट्रीम ऑफ द पार्टी. लेकिन ऐसे अमेरिका का भविष्य आप क्या देख रहे हो? अंडर कितने साल हो गए आपको अमेरिका में? 20 साल हो जाएंगे अगले साल, और पिछले 10 साल बड़े इंटरेस्टिंग हैं. वी हैड ट्रम्प, बाइडेन एंड ट्रम्प अगेन.
मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक ये जो एक्सट्रीमिज्म का जो पेंडुलम है ये थोड़ा सा और जाएगा, इट विल गो अ लिटिल मोर एक्सट्रीम, उसके बाद आई थिंक इल पुल बैक अ लिटिल बिट। आई थिंक कुछ नुकसान हो जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल उसके बाद वापस आ जाएंगे। हाँ, मे बी दैट इज व्हाट इट विल टेक, शायद उसी की वजह। एक एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं, हम जनवरी में जब ये आइस ने 2 अमेरिकन सिटीजन्स को मारा, अब उसके बाद देखिए रिएक्शन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, क्रिस्टियन नोम को ऑफिस से हटा दिया जिनकी देख रेख में ये सब हुआ। उसके बाद जो दिखाया जा रहा था यहाँ पकड़ रहे हैं लोगों को, वहाँ पकड़ रहे हैं कैमरे पे, और ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब गायब हो गया। टॉम होमन जो है उन्होंने कमांड ले लिया। ग्रेग बोविनो जो एकदम एसएस की तरह चलते थे, वो लंबा कोट पहन के तस्वीरें अगर हम दिखा पाए तो, इन सब उनको का हटा ना दिया। बताते भी चलिए कौन लोग हैं, सब sorry। इनके नाम ऐसे नहीं जानते से आप ले रहे हैं। क्रिस्टियन नोएम जो है वो डीएचएस सेक्रेटरी थी, जिनके तहत ये आइस और ये डिपोर्टेशन जो हमने देखे थे, जो चेन में भारत भी भेजे गए थे। हाँ हाँ, वो प्लेन सबको याद है। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और दे दूं मैं इसमें कि बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियोस आ रहे थे कि स्कूल में जाके इलीगल्स को उठा लिया, उनकी कहा चर्च से भी उठा सकते हो, स्टोर से उठा सकते हो, डिपोर्ट कर सकते हो उनको, और वीडियो बनाए जा रहे थे। और ग्रेग बोविनो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो उनका एक बहुत चर्चा में रहा एक वीडियो, एक स्टोर में वो वॉशरूम यूज़ करने गए, तो 15 गार्ड उनके साथ गए और वो वॉशरूम के बाहर खड़े हैं और फिर वो बाहर आ रहे हैं। एक ज़माने में जर्मनी में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी, जिस तरह का लंबा कोट पहनते थे। तो जब वो 2 अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हुई तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को हटा दिया, बिकॉज अमेरिकन सिटीजन्स, लाइक दैट्स वेयर ही ड्रू द लाइन, ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पेंडुलम की मैं बात कर रहा था, ऐसी कोई एक्सट्रीम अगर चीज़ होगी तो आई थिंक पब्लिक विल ऑल्सो बी लाइक, नहीं ये हमारा जो देश है सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वी गॉट टू पुल इट बैक अ लिटिल बिट। और थोड़ा सा हमें अमेरिकन जनता को भी आई थिंक इसमें थोड़ा सा ग्रेस देना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं क्यों हुआ, फैक्ट ये था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तबके को कैप्चर किया, दे वर लेफ्ट बिहाइंड। जॉब्स नहीं थे, कुछ कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, करप्शन है ही कैपिटल हिल पे। आपके पास, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रात को आपको एक बिल पास करना है, डेडलाइन पे एक बिल पास करना है, तो 3 महीने तक बहस हो रही है, रात को 12:30 बजे 1000 पेज का एक बिल आता है, आप पढ़ भी नहीं सकते उसके, पर लीडरशिप ने कहा है इसको वोट करना है। तो वो सारी चीज़ें जब हो रही थी, दीज गाइज, ये लोग पीछे रह रहे थे। जो स्विंग स्टेट की बात करते हैं हम, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, हमारे विस्कॉन्सिन और सारे स्टेट्स, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को चुना है। लेकिन अब जैसे अब ईरान वॉर हो रहा है, गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिन्होंने कहा था मैं तो वॉर ही नहीं करूँगा, तो आई थिंक वो थोड़ा सा, एज आई सेड, पेंडुलम थोड़ा सा और इधर जाके आई थिंक विल कम बैक टू द सेंटर अगेन। लेकिन ना हमें यहाँ पर बैठ के इस बात की हैरानी होती है कई बार कि उस अमेरिकन जनता ने जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि सो कॉल्ड एलीट्स का राज था, उन्होंने जिन्हें चुना वो भी उसके क्लब के मेंबर थे एक्चुअली, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप उनसे बड़ा कौन होगा पूंजीवाद का प्रतीक। लेकिन और ये जो मैं नाम ले रहा हूं, इनमें 1-2 को छोड़ के भी ऐसे 1-2 और भी हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े पूंजीपति सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग वहां की संसदों में पहुंचते रहें। तो ये कैसी आयरनी है, ये कैसी विडंबना है, क्योंकि उन्होंने जिनसे पीड़ित हो उनको ही चुनो। अनकंफर्टेबल ट्रूथ कहा उन्होंने, जैसा लगा लोगों को कि भाई सच्चाई तो है कि बॉर्डर सचमुच ओपन था, लेकिन रिपब्लिकन्स इस तरह से नहीं कहते थे जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और डेमोक्रेट्स तो डिफेंड ही करते थे उसे कि होना ही चाहिए, इतना नंगा नहीं कहते थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनका जो भाषा, जो कहने का तरीका, देखिए पॉलिसी की बात की नहीं उन्होंने क्या कहा, आई विल मेक ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन। अब वो जिसको जो समझना समझ, एंड देन ही विल स्टार्ट सेइंग कि सबको जॉब मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, जो पॉलिटिशियन करते हैं। पॉलिसी पे उन्होंने डिबेट नहीं किए। हिलरी के साथ जो डिबेट्स किए थे पॉलिसी पे, हिलरी वाज टॉप नॉच, पर इनको तो वो पॉलिसी की बात ही नहीं करते थे ना। वो ये बात करते थे तुमने कुछ नहीं किया, तुम कौन सेनेट में थी, तुमने क्या कर लिया, तुम्हारे पति ने क्या कर लिया, मैं ये कर दूंगा। कैसे? मैक्सिको पैसे देगा, वॉल बन जाएगी। कहाँ है मैक्सिको ने, कहाँ पैसे दिए? नहीं दिए। पर लोगों के जहन में वो बात डाल देना, आई थिंक दैट इज व्हाट इट डिड। और बाकी विश्व के नेता भी ऐसे प्रोमिसेस करते हैं, कभी फुलफिल नहीं कर पाते उनको। तो आई थिंक वो कैप्चर कर गए उस सेंटिमेंट को। हालांकि पहला वाला चुनाव बहुत कम अंतर था उनमें और हिलरी में, 80,000 चारों स्टेट मिला के,
बट देन अगेन एज इट लक वुड हैव इट कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं. पीट हेग्सेथ कितने पॉपुलर है मागा बेस में? आई थिंक लास्ट पोल में ही वाज एट 28-27% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मार्को रूबियो. आएंगे उन पे. अच्छा, तो हेक्सेथ ज़्यादा नहीं है. ज़्यादा नहीं है. नहीं. तो हिंदुस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो हेग्सेथ को फॉलो करने का कोई बहुत ज़रूरत नहीं है अभी. मतलब हमें नहीं लगता वो राष्ट्रपति बनेंगे. अब होने को कल कुछ भी हो जाए. हाँ, मैं एक्चुअली क्या है ना, निकट भविष्य की बात इसका कर रहा हूं. जवाब मैं बहुत कॉन्फिडेंट 10 साल पहले ये नहीं हो सकता. लेकिन अब अमेरिका में पॉलिटिक्स इतनी चेंज हो चुकी है, यू नेवर नो वाली बात हो मैं भी गई तो ना. चाहता हूँ आप मना करें, फिर मैं 1-2 साल बाद उसे हाँ, लगाऊं. अरे ये देखो आपने तो ये बताया नहीं. बट फ्रैंकली आई थिंक बेटर कैंडिडेट्स है 2028 में. ओके, तो 28 में तो नहीं बनेंगे. जिनमें जेडी वांस भी हैं. जेडी वैंस है. जेडी वैंस इज अ गुड कैंडिडेट. आई मीन कुड बी अ गुड कैंडिडेट. उनकी क्या कहानी है? क्योंकि एक दशक पहले तक 2016 के चुनाव के वक्त भी जेडी वांस ट्रंप विरोधी थे. बिल्कुल. और इतने ज्यादा कि उन्होंने ट्रंप को अमेरिका का हिटलर बताया था. ये कहा था अगले हिटलर होंगे. आज 10 साल बाद वो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट है. ट्रंप भूल गए क्या? नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात कही. सेक्रेटरी रूबियो का जो इंटरव्यू लिया हमने उसमें मैंने तो पूछा उनसे ट्रंप की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं. उन्होंने कहा कि वो एंगेज करने को तैयार होते हैं. अगर आप उनके विरोधी भी हैं तो एंगेज करने को जरूर तैयार हो जाते हैं. तो आई थिंक दिस एक्सप्लेन्स व्हाई जेडी वैंस. और जरा जेडी वैंस का सवाल है, येल गए, भारतीय महिला से शादी की. शायद उमा नाम है उनका. अब मैं नहीं यार, उमा नहीं है उनका नाम. सॉरी, होल्ड ऑन. उषा. हाँ, तो मैं अभी भी जेट लैग्ड हूँ. मैंने गलत बोला. हाँ. नहीं, मुझे एक समय लगा, 1 सेकंड लगा. तो जो लेफ्ट लिबरल लोग करते हैं, येल जा रहे हैं, एक फॉरेनर सॉर्ट ऑफ उनसे शादी की, व्यूज़ बड़े वैसे थे, लेकिन जिस स्टेट से लड़े चुनाव वो स्टेट वैसा है कि ही चोज टू बी अ रिपब्लिकन फॉर वट एवर रीजन्स, उनकी अपब्रिंगिंग एंड ऑल दैट. लेकिन फिर भी एक मॉडरेट की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट किया. और जैसे ही हेडविंड्स चेंज हुए वो बन गए मागा. और कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मुझे लगता है कि थोड़े कमज़ोर दिखेंगे वो 28 में. कमजोर दिखेंगे क्योंकि लोग वो बातें लेके आएंगे कि ये तो खुद ट्रम्प की बुराई करते हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उनकी जो ट्वीट्स की हम बात कर रहे थे ना, उन्होंने ये ट्वीट किया, वो ट्वीट किया. इलॉन मस्क ने बहुत इंटरेस्टिंग चेंज किया था जब जेडी वैंस अनाउंस हुए और मीडिया ढूंढ रही थी कि वैंस ने कौन कौन सी ट्वीट्स लाइक की थी. उसे एक स्क्रीनशॉट रातों रात इलॉन मस्क ने चेंज करके कि वो चेंज किया कि अगर मैं किसी की ट्वीट लाइक करता हूँ तो अब किसी थर्ड पर्सन को नहीं देख सकता. दैट वॉज डन कि ये कहाँ का जाएगी टीम उनको देखने के लिए वैंस की. तो ही मेड दैट चेंज ऑन एक्स. अगले दिन से पता ही नहीं वैंस ने हिलरी की ट्वीट कोई लाइक की थी या ओबामा की थी. वी कैन नेवर नो नाउ. तो टू प्रोटेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट. क्या डिक चेनी के बाद सबसे पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट है वो? बनना चाहते हैं. है नहीं, बनना चाहते हैं, बनना जरूर चाहते हैं. जेलेंस्की की जिस तरह से उन्होंने उनको किया था, वो तो ऐसा लगा, उस फरवरी का महीना था, नए नए आए थे, ऐसा लगा था कि यही है जो है. पर वो तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी, मतलब मैं वर्ल्ड अफेयर्स का शो करता हूँ, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज तो रेडियो में तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हम भटक जाते हैं, पर फिर भी कि किसी एक बड़े गुंडे के यहाँ कोई आदमी मिलने पहुंचा हो और बड़े गुंडे का, यानी मुन्ना भाई का सर्किट जो है बैठा है, वो समझ रहा, अरे भाई को तू नमस्ते नहीं बोला, अरे भाई को तो शुक्रिया नहीं बोला, तो बोला क्या, भाई सुन रहे हैं, भाई को बोलने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, तो उसमें इट्स एग्जैक्टली राइट है ना. तो वो ऐसा टाइम लगा कि उत्तराधिकारी हैं, अब तो दिखा ही रहे हैं. बट उसी में अगर हम दिखा पाए विजुअल्स तो एवरीबडी शुड, लेकर मार्को रूबियो ना एकदम ऐसे बैठे हुए थे एंड ही वाज लाइक, चल क्या रहा है ये, व्हाट हैव आई साइंड अप फॉर, राइट. वो जो होता है ना, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सभ्य हूँ. तुम कर लो भाई पहले. और ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैंने नहीं कही है. तो पढ़े लिखे नहीं नहीं है सर. मैं दूसरी बात कर रहा था कि बाकियों के बारे में. बट पॉइंट इज कि तो हाँ, वो उनका वैंस का ये था. बट अब वो जिस तरह की चीज़ें करें, स्पेशली मुझे लगता है कि उनका जो स्टॉक हम कह सकते हैं गिरा है जब अपने बीवी को डिफेंड नहीं कर पाए. जब ये बात कही गई कि उनको कन्वर्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, विवेक रामास्वामी को आके लिखना पड़ा कि ये गलत किया गया, गलत बोला गया उषा के लिए, वो सारी चीज़ें. आई थिंक दैट विल हर्ट हिम.
और दूसरी चीज़ ये है कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो आप अपने प्रेसिडेंट की पॉलिसीज को डिफेंड नहीं कर सकते, आई मीन उनको उनसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उनको जब आप खुद 28 में लड़ेंगे तो। रूबियो साहब रिजाइन कर सकते हैं अगले साल 27 में, कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। और एक ऐसे देखिए, मैं तो फॉरेन अफेयर्स देख रहा था, डोमेस्टिक में आई डिसएग्री विद द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट इज एडवांटेज मार्को रूबियो हैज ओवर जेडी वेंस। पे जेडी वेंस को नहीं है ये। हाँ, ईरान को लेकर तो अच्छे खासे विरोधी रहे हैं वेंस, है ना। तो मतलब ऐसा लगता है कि विदेश नीति में तो वो ट्रंप के साथ एकदम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड है, उसमें उन्हें कोई इशू नहीं है। और उनके बारे में ट्रंप ने ये खुलकर कहा है कि ये मेरे उत्तराधिकारी हो भी सकते हैं, है ना, जितना खुलकर कहा है। तो मेरा ख्याल से जेडी वैंस को अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके देखते हैं तो गलत नहीं देखते हैं, क्योंकि लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा उनके लिए तो वो अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। नॉमिनी हो सकते हैं, राष्ट्रपति तो कहना सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ ठाक रहा, तो राष्ट्रपति, नॉमिनी सब कुछ ठीक ठाक रहा। बिल्कुल। पर अब उसमें भी एक बात मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। उषा वेंस ने एक इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, तो उषा से पूछा गया कि आपके पास क्या मागा की हैट है, तो उषा का जवाब था मैं हैट्स नहीं रखती। आप देखिए प्रतीक। हाँ, तो आप सेकंड लेडी हैं, आपके पति वाइस प्रेसिडेंट है, एंड द फैक्ट दैट उन्होंने ये बात कही टेल्स यू लॉट कि अभी जो जेडी वेंस का स्वरूप है शायद टाइम बिंग के लिए है, तो वो कैसे चेस करेंगे। या तो आप फुल मागा हो जाएं, या तो आप कहें कि मेरी बीवी भी जो है रिलीजन बदलने को तैयार है, ये है वो है, और या फिर आप मॉडरेट बने। तो अगेन द कंफ्यूजन इज किस लेन में वो जाएंगे इलेक्शन के लिए। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन घर में लोकतंत्र है उनके, घर में बिल्कुल लोकतंत्र है। और उषा जो है रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हुआ करती थी। तो बैकग्राउंड क्या है लेकिन जेडी वेंस का? वो व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले क्या करते थे? एंट्री कैसे हुई उनकी? सेनेटर थे पहले, जैसे कि येल गए, प्राइवेट प्रैक्टिस में थे एज अ लॉयर। उसके बाद उन्होंने लॉन्च की अपनी कैंपेन टू बिकम द सेनेटर बने। और उस टाइम उनकी मैसेजिंग ट्रम्प विरोधी थी, लेकिन बनने के बाद जब उन्हें देखा कि अब जो है ट्रम्प इज द रिपब्लिकन पार्टी और उनके एंडोर्समेंट के कारण हम जीत सकते हैं, तो अपने पूरे जो विचार है वो बदल लिए, एकदम मागा बन गए। और फिर इनके एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट बनने में सबसे बड़ा हाथ था स्टीव बैनन का। स्टीव बैनन ने बहुत लॉबिंग की थी। थोड़ा सा बता दीजिए, वो भी महाशय कौन है? स्टीव बैनन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के अभी हैं, उनके सपने तो हैं। स्टीव बैनन ब्रेडबार्ड करके एक वेबसाइट है, उसे चलाते हैं। एक्सट्रीम मागा, जो हम इकोसिस्टम की बात करती है, खुद के मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिल रही तो खुद का कुछ आउटलेट खड़ा किया जाए, बहुत एक्सट्रीम व्यू लिखे थे। स्टीफन मिलर भी उसी के प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं। तो बैनन के जो विचार थे उसने शेप किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की कैंपेन को। रेट्रिक जो है अगेंस्ट इमिग्रेंट्स और गोरों के साथ गलत हो रहा है और ये देश को खा चुके हैं सब लोग, वो सारा रेट्रिक जो था वो बैनन के पास से आया था। बैनन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए जेल जा चुके हैं 2020 में चुनावों के बाद। और जब वो जेल से बाहर आए और फिर से पॉडकास्ट वगैरह शुरू किया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की जेडी वैंस के लिए, क्योंकि बैनन को ये लगा कि ये जो यंग इंसान है ही इज़ कैरिज्मेटिक। और जब हमने बात करते हैं रूबियो या वैंस, तो उसमें कहा जाता है कि बैनन ने कन्विंस किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि दिस सेनेटर कुड बी योर सक्सेसर, और ये मागा को आगे लेके जाएगा, क्योंकि एक पूरी तरह से रेडिकलाइज कर दिया। और फिर ऐसे आदमी की बात सुनी उन्होंने, उनके दोस्त थे बैनन ट्रंप के। फिर क्या हुआ कि अब फिर दोस्ती नहीं रही थी। मोटी नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण कोई जगह नहीं मिली कैबिनेट में। और काफ़ी चीज़ों से अगेन वो होता है ना कभी कभी कि आप मन मुटाव अगर हो जाता है। वैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मैंने कहा सबसे एंगेज करने को तैयार है, लेकिन लगा था शायद स्टीव बैनन को कि मैं फिर से किसी एडवाइजरी रोल में व्हाइट हाउस में आऊँ, ये हूँ। और कई पोजीशन को लेके जब क्रिटिसाइज किया उन्होंने कि एक बार तो ये भी कह दिया कि ये मागा पोजीशन नहीं है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। मैं ट्राइंग टू रिमेंबर कौन सी चीज़ पे कहा था। तो आई थिंक वो थोड़ा एक शब्द का इस्तेमाल मैं करूँगा जो आई थिंक आई एम सरप्राइज मैंने अभी तक नहीं किया। ये सारे नामों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन क्वालिटी है, वो है लॉयल्टी। बस। और जहां मैंने किया था, आपने किया, भूमिका में ही बता दिया अच्छा, था। मैंने नहीं किया। पात्रता जो है सबसे बड़ी लॉयल्टी, लॉयल है। तो जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये बंदा लॉयल नहीं है, तो देन फिर आप गो टाटा बाय बाय, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कहीं और करें। जी। मार्को रूबियो
द मैन ऑफ द मोमेंट। और हिंदुस्तान ने भी देखा उन्हें। कैसा आपको कैसा लगा मार्को रूबियो? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने भी तो देखी 4 दिन की मैं ट्रिप। सही बताऊं क्योंकि हम एक शो करते हैं वर्ल्ड अफेयर से जुड़ा, तो शायद हम थोड़ा ध्यान से देख रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता आमतौर पर हिंदुस्तानियों में उन्हें लेकर इस बार कोई उत्साह था। पर हिंदुस्तान तो वोट भी नहीं करेंगे उनके चुनाव में। नहीं, वोट नहीं करेंगे। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अमेरिका से आने वाले किसी भी मंत्री का excitement होता अच्छा खासा स्वागत होता है जी खबरें बनती हैं जी। और वो 2-3 शहरों में घूमे हैं, इनफैक्ट 3 में तो घूमे ही होंगे। कलकत्ता गए थे, जयपुर गए थे, आगरा भी थे वो, आगरा एंड देन दिल्ली और यहाँ दिल्ली। लेकिन उत्साह नहीं था, उल्टा सोशल मीडिया पे विरोध था उनका। और मैं सही मायनों में बताऊं तो हम सबको ये लगता है ज़्यादातर कि इनमें से किसी की नहीं चलती, ट्रम्प अपने हिसाब से चलते हैं। विच इज ट्रू, लेकिन कोशिश जो है वो तो की गई। पॉडकास्ट इसी बात पे है कि ट्रम्प इनके हिसाब से चलते हैं। नहीं, आई थिंक रूबियो उन्होंने लोग रखे हुए हैं अलग अलग काम कराने के लिए, ऐसा कहें। हाँ, आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर असेसमेंट। और वही काम होता है ना, प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है, आप मेरे नाम का डॉलर बिल निकालिए 250 एनिवर्सरी पे, जो पेसेंट लगे हुए हैं काम लेकिन ये करने कोई में। डेमोक्रेसी नहीं नहीं बट कि प्रेसिडेंट सिर्फ कहे और आप माने। हालांकि नहीं, कांग्रेस का भी तो रोल है। तो कांग्रेस अब नहीं कर रही अपना काम, उसमें प्रेसिडेंट की गलती नहीं। कांग्रेस विरोध कर सकती है राष्ट्रपति का। अब जो बिल है, जैसे इसकी बात मैं कर रहा हूँ, नोट बनेगा 250 का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का। लॉ तो ये कहता है कि लिविंग प्रेसिडेंट के नाम फोटो आ ही नहीं सकता, पर तैयारी कर रखी है प्रेसिडेंट ने। लॉ बदला जा सकता है ना। हाँ, तो वो कैपिटल हिल पे उसका विरोध होना मैं कह रहा चाहिए। हूँ लंबा जी हैं, लेकिन किसको पता है कि नहीं, ये तो क्या हो जाए और उनका नोट आ जाए। अनफॉर्चुनेट बात है। 3 अटैक हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेट। मतलब हम लोग जैसे बात करते हैं ना, कभी कभी कोई मिलता है, अरे आप क्या कोई सेफ नहीं है? मैंने कहा हमारे प्रेसिडेंट सेफ नहीं है। अरे हमारी क्या बात? हिंदुस्तान ज्यादा सुरक्षित है अब तो, ऐसा लगने लगा अमेरिका से। आपका तो सबसे ज्यादा वायरल, भारत का सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो कौन सा था, वो लाठी वाला युद्ध जो हुआ था ना। अच्छा, कुछ वो लोगों में, बागपत हाँ, का दैट इज द एक्सटेंट। यहाँ पे लठ मार के सब निपटा लो। हमारा तो खतरनाक है मामला। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट में बंदूक लेके पहुंच गया आदमी। बताइए फिर किस्मत थी। कैसा माहौल बना अमेरिका का कि हमें सच में ऐसा लगता था इतनी दूर से बैठ के कि सबसे सुरक्षित देश है और कुछ नहीं हो सकता। एक तो 9/11 की वजह से बड़ा भ्रम टूटा। छोटे मोटे होते थे, पहले भी हुआ था ट्विन टावर में तो, लेकिन अब जो इन चुनावों में हुआ, एक तो वो जब हारे तो लोग घुस गए अंदर, उसके बाद इन चुनावों में जो कुछ घटा, वो गोली चल गई, ये सब कुछ हुआ, फिर ऐसा लगने लगा कि अमेरिका भी इसी ग्रह पर है, पोलराइज हो गया ना, इसी ग्रह पर है अमेरिका। हाँ नहीं, अब कितना ज्यादा पोलराइज हो गया। आई थिंक अनदर वे टू लुक एट इट इज कि लोगों की बात नहीं सुन रहा है, दोनों पार्टी नहीं सुन रही है। पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी कर दें, विच इज नॉट राइट। पॉलिटिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो या तो मैं रूबियो के लिए कह रहा था कि क्यूबा से आए प्रवासियों के बेटे हैं वो, हाँ, है ना, अमेरिका के पहले लैटिनो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे एंटी इमिग्रेशन सरकार में। वेरी गुड। वैसे ही कैसे हो जाता है कि जो परिवार या जो लोग अमेरिका जाकर बसना चाहते हैं, कनाडा बसना चाहते हैं, यूके बसना चाहते हैं, बसने के बाद फिर वो ये चाहते हैं कि अब कोई पॉलिसी बन जाए और कोई और ना बसे। क्लासिक क्लोज द डोर बिहाइंड योर पॉलिसी, है ना। आई थिंक रूबियो के विचार ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट इमिग्रेशन को लेके उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था 2013 में। गैंग ऑफ 8 बिल, 8 सेनेटर्स थे, उन्होंने 4 रिपब्लिकन 4 डेमोक्रेट की इमिग्रेशन को रिफॉर्म किया जाए, और रूबियो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 69 सेनेट वोट्स मिले थे, उसमें रूबियो ने रिपब्लिकन्स को कहा कि वोट कीजिए। वो बिल फिर फेल हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो सारी चीज़ें बात अलग है। बट अब स्वरूप ये है पार्टी का, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पोजीशन जो है चेंज कर ली है। सेक्रेटरी रूबियो जब सेनेट में थे, जैसा कि मैं कह रहा था, अभी भी आई थिंक इज अ वॉइस ऑफ रीजन। वो अगर आप उनसे बात करें, they'll give you a lot of things to talk about कि ऐसा है, ये है, वो है। बट हाँ, सन ऑफ क्यूबन इमिग्रेंट्स, राष्ट्रपति तो कह चुके हैं ये क्यूबा के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। और इंटरेस्टिंगली जो हमने भी देखा है रूबियो को, फनी है। ही हैज़ अ सेंस, वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे मडूरो का ड्रेस पहन के खड़े हुए थे एक दिन, यू नो, ही हैज़ दैट सेंस ऑफ फनी भी हैं थोड़े से। कैमरे पे तो ऑब्वियसली ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। और रिपब्लिकन पार्टी से अगर वो नेता बनते हैं तो आई थिंक पार्टी शायद थोड़ा मॉडरेशन की तरफ आए, ऐसा लगता है उनको देख के, उनकी बातों को देख के। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड तो वो सारे प्रेसिडेंट ट्रम्प के टॉकिंग पॉइंट्स ही यूज करते हैं। डीजे भी हैं, बिल्कुल। आपने देखा होगा, वो वायरल हुए थे कि किस तरह से फैमिली
शादी में जाके डीजे बन गए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सो वो साइड है उनकी विच आई विश ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन हमेशा एकदम कहते हैं काफी कैरेक्टर दिन में रहते हैं. पहले देखने को मिला था ये सब, जब बराक ओबामा आते थे, भाषण देते थे, बहुत मजेदार होता था, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, वो जब चाहे ऐसे हो जाते थे. मतलब वो गंभीर बात भी कर सकते थे, वो हंसी मजाक भी कर सकते थे, वो बच्चों में बच्चे हो सकते थे. तो बराक ओबामा को देखकर अब जब बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे उनके पुराने वीडियोस देखते हैं, तो नीचे लिखते हैं कि कभी ऐसा भी होता था अमेरिका का प्रेसिडेंट. अब लगता नहीं है, देखिए इतने साल हो गए ना, बीच में 3 ऐसे कार्यकाल गुजर गए. well, लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प फनी बहुत है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो बोल देते हैं जो खुद भी उनको लगता होगा. मैंने मतलब इवन आई हैव लुक्ड एट पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें नहीं है वो जो उन्होंने बोली है, बट फनी चीज़ें बहुत बोली है. कभी मैक्रो का एक्सेंट पकड़ लिया, कभी कुछ कर दिया, है ना. वो फनी ज़रूर है उस तरह. आई थिंक रोनाल्ड रेगन वॉज द रियली फनी वन. वो काफ़ी मिलनसार और गर्मजोशी से, और वो बातों बातों में मजाक भी उड़ा देते थे, लेकिन लगता नहीं था कि कुछ कहा है. बट हाँ, बाइडेन तो खैर वेरी लिमिटेड थे अपने टर्म में, और उनकी जो भी चीज़ें थी. ट्रम्प फनी है, लेकिन ओनली टू दोज दैट उनके जो सपोर्टर्स उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं. या एक दौर में रूबियो ट्रम्प की बनती नहीं थी. 2016 में दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे रिपब्लिकन पार्टी के. फिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए और उन्होंने वो नेतृत्व स्वीकार कर लिया डोनाल्ड ट्रम्प का. 2016 के इलेक्शन में 3 मेन कैंडिडेट्स ओपोनेंट्स उभर गए थे. प्राइमरी फील्ड जब साफ हो रहा था, टेड क्रूज, मार्को रूबियो और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. और ऐसा माना जा रहा था कि जो मार्को रूबियो है, ही इज़ द नेक्स्ट. यंग थे. एक उन्होंने अपना जो मॉडल किया था कैंपेन, इट वाज मोर लाइक प्रेसिडेंट ओबामा, यंग रिपब्लिकन, आइडिया ऑफ चेंज, यूथ, फ्लुएंट स्पेनिश बोलते हैं, तो हिस्पैनिक वोटर्स जो हैं उनकी बात सुनेंगे अगर वो नॉमिनी बन जाते हैं और वोट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें. बट ट्रम्प तो एक सुनामी की तरह आए थे. नोबडी एक्सपेक्टेड. मतलब जब उन्होंने अनाउंस की थी अपनी कैंडिडेसी, लगा था ये तो थोड़ा बहुत नाम वाम अपना कमा लें, थोड़ी एक आधी और डील मिल जाए अप्रेंटिस की और इस तरह की चीज़ें. राइट, स्वरूप तो वही था उनका कि मुझे न्यूज़ में रहना है फिलहाल थोड़े दिन के. जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिला, कोई नहीं रह पाया सामने. रूबियो स्ट्रगल्ड विथ इट. मुझे याद है 2016 में जब वो हारे भी प्राइमरीज, उसके बाद भी जब सेनेट में गए, तो थोड़ा था उनके अंदर कि ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट. बट आई थिंक लेट 2019 2020 आते आते ही रियलाइज्ड कि इस पार्टी में अब वो मॉडरेट्स की ज़रूरत, मतलब जगह नहीं है. और अगर फ्यूचर में रहना है इस पार्टी में, तो आपको फिर पार्टी की जो मागा के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई द चेंज. क्या सबसे ताकतवर वही है इसमें, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, एनएसए भी हैं एक टाइम पर. बिल्कुल. और इतनी सारी ताकत एक ही इंसान में केंद्रित है, तो ये अपने आप में खतरनाक भी है. फिर ये भी दिखाता है कि रूबियो शायद इतने कैपेबल हों, क्या पता. ये भी दिखाता है कि क्या ट्रम्प का इतना भरोसा इस आदमी पर, लेकिन उनके उत्तराधिकारी नहीं है वो. प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, रूबियो या वैंस. वो तो कह रहे हैं, हाँ, वो तो उनको दिख रहा है. उन्होंने, मुझे याद है स्टेट ऑफ द यूनियन में स्पीच देते देते कहा वेयर इज मार्को, ही इज द बेस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका हैज एवर हैड. एनएसए है, किसिंजर के बाद पहली बार ऐसा कोई किरदार आया है जो एनएसए है और फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर है. आई थिंक इज़ वेरी पावरफुल. और जैसे कि मैंने कहा ना, जेडी वैंस दिखा नहीं पाएंगे अचीवमेंट्स अपनी, और छुपा भी नहीं पाएंगे फेलियर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के. रूबियो दिखा पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ कि देखिए मैंने एकदम ब्लडलेस कू कर दिया वेनेजुएला में. हमने ग्रीनलैंड में इतने साल की डील साइन, मतलब लीज साइन कर ली विदाउट फायरिंग अ बुलेट. या और भी जो भी चीज़ें, नेटो से हमने कहा कितना प्रतिशत आपको देना होगा बजट, तो वो खेल जाएंगे उन चीज़ों के ऊपर. तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ही इज़ अ गुड कैंडिडेट, बट देखना पड़ेगा. एंड अगेन इंपॉर्टेंटली लॉयल्टी विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. अभी भी जब 3 दिन के, 4 दिन इंडिया में निपटा के जब गए, तो ऐसा नहीं कि स्किप कर दी कैबिनेट मीटिंग. गए, जिस हालत में थे उस हालत में गए, बैठे और बगल में बैठे राष्ट्रपति को और बता रहे थे ये हुआ वो हुआ. तो आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इज़ अ बिग फ्यूचर इन द पार्टी. जब हम रिसर्च कर रहे थे, उस सामने आया वो सर्वाइवर हैं एक तरह से. हाँ बिल्कुल, है ना, कि वो बड़े यूज़फुल हैं. तो ट्रम्प के लिए सीनेट का एक्सपीरियंस है, फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्टीज़ है, लैटिन अमेरिकन कनेक्शंस हैं जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं ट्रम्प के लिए. इसके अलावा जो हॉकिशनेस है उनकी, चाइना को, क्यूबा को, वेनेजुएला को लेकर, वो बहुत सूट करती है ट्रम्प को.
इसके अलावा वो जो आपने कहा लॉयल्टी है, ह्यूमिलेट नहीं किया कभी ट्रंप को, कभी ऐसी बात नहीं कही कि ट्रंप को लगे अरे किसी इलेक्शन कैंपेन में कही थी, प्राइमरीज में कहा था, वो तो तब कह रहे थे। लेकिन उसके बाद कभी नहीं। अच्छा, अगेन गोइंग बैक टू व्हाट ट्रम्प माफ कर देते हैं लोगों को। हाँ, ठीक है। पर ये ट्रंप अपने लोगों को ही करते हैं क्या माफ? नहीं, उन्होंने तो किम जोंग यून को भी कहा था कि चलिए मिलते हैं, रॉकेट में पता नहीं क्या क्या कहते थे वो उसको। पहला कार्यकाल था। पहले कार्यकाल में, बट ही इज विलिंग टू एंगेज। अब दूसरा कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में अभी तक किससे तो मिल रहे हैं वो? दूसरे कार्यकाल में देखिए ना, उन्होंने यूके प्राइम मिनिस्टर से भी पंगा लिया, फिर उनसे भी मिल लिए, जर्मन से चांसलर से कुछ उनके बारे में कहा सुना, उनसे भी मिल लिए, इनफैक्ट कनाडा के कार्नी। इससे वो उदार कम मूडी ज्यादा लग रहा है। हाँ, मतलब पॉइंट इज कि ये नहीं कि एक स्ट्रेट पोजीशन, ही इज लाइक आई एम विलिंग टू टॉक, लेकिन मैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स नहीं छोड़ूंगा। तो ही लाइक्स टू एंगेज विद पीपल रिगार्डलेस। और उनकी सबसे बड़ी जीत तो यही होती है कि किसी को, विरोधी को अपने पाले में ला के अपनी बढ़ाई करो। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विन फॉर हिम, जो रूबियो सक्सेसफुली कर रहे हैं। चौथे व्यक्ति काश पटेल। ओह या, एक इंडियन अमेरिकन जिसके एफबीआई चीफ बनने पर भारतीय बहुत खुश थे कि तो अपना आदमी बन गया। वो कैसे पहुंचे यहाँ तक? भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं वो। हाँ, यहाँ वालों को तो कनेक्शन समझ में भी नहीं आता। नहीं, हाँ, मैं बताऊँ आपको एक कैसे? हाँ, नहीं तो आई टेल यू समथिंग। हमारा जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वहाँ पे, हम बड़े, एक तो बहुत कम संख्या में है, कुछ 5 मिलियन एस्टिमेट है। हम बड़े खुश हो जाते हैं ना कि अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारी कम्युनिटी से कोई गूगल का CEO बना हुआ है, कोई अडोबी का है, कोई IBM में है, माइक्रोसॉफ्ट में है। पॉलिटिकली ऑल्सो वी इन लाइक दैट कि भाई हमारे 5 कांग्रेसमैन है, कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारा। तो आई थिंक कैश पटेल वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स ना, FBI के डायरेक्टर, तो वो एक प्राउड फीलिंग आती है। और बहुत सारे लोग मानेंगे इस बात को, जब भी आप देश छोड़ के बाहर रहते हैं ना, आप अपने आप ज़्यादा पेट्रियोटिक बन जाते हैं। यू मिस द कल्चर, यू मिस द पीपल, है ना, तो वो पेट्रियोटिज्म अपने आप आ जाता है। तो जब आप देखते हैं कि हमारे जैसा देखने वाला, हमारे मंदिर में रहने वाला, आने वाला, जाने वाला, जिसे पता है पटेल स्टोर में चावल कितने के मिलते हैं, वो बंदा हमारा FBI चीफ बन रहा है अमेरिका का, ऑब्वियसली वो प्राइड आ जाती है। बट अगेन एज आई सेड कि इट वॉज अ लॉयल्टी पोस्ट कि उन्होंने ट्रम्प का बचाव किया था 2020 में, तो उन्हें दे दी गई पोजीशन। और साथ ही साथ जब 4 साल बाहर थे तो क्रिप्टो भी लॉन्च किया, फिर एप्स्टीन के बारे में बहुत पॉडकास्ट में जाके बातें की, मैंने एप्स्टीन फाइल में ये देख रखा है, मैंने एप्स्टीन फाइल में वो देख रखा है। तो वो इसके पहले क्या करते थे वो? ही वॉज इन द, एक्चुअली ही वॉज एक कांग्रेसमैन के स्टाफर थे, और उसके बाद व्हाइट हाउस में आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी में वो कुछ थे। आई फिगर, आई थिंक इज वन ऑफ द एम्प्लॉयज इन नेशनल सिक्योरिटी, NSA में थे। और जब ट्रम्प चुनाव हार गए तो उनको तुरंत बहुत जल्दी प्रमोट कर दिया, क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे थे ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन। सो ही केम क्लोज टू बिकमिंग द NSA, डेप्यूटी NSA बन गए थे शायद। Terrorism prosecutor at the Department of Justice DOJ. before moving into the intelligence and national security world. Yep. तो काफ़ी केसेस में बहुत अंदर तक हाथ रहे। और इंटरेस्टिंगली इनफ एक वजह भी इनको रखी ट्रम्प के पिक करने की, ये थी कि ऐसा माना जा रहा था कि ट्रम्प के जो पॉलिटिकल विरोधी हैं उनके खिलाफ FBI कभी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी हो, जैसा बहुत सारे देशों में होता है कि हम जो हैं इनको थोड़ा सा एजेंसी छोड़ देते हैं। हाँ, कि भाई थोड़ा सा परेशान तो करके देखिए। तो वो आई थिंक उसके लिए ठीक आदमी थे। अब क्योंकि लॉयल्टी पोस्ट है ना, किया उन्होंने ऐसा कभी यार? अब ये तो फिर वो डिपार्टमेंट जस्टिस बता पाएगा। नहीं, मीडिया में तो बात होती है। मीडिया में तो फिर वो तो ऐसा है ना कि जैसे जॉन बोल्टन का हवाला ले लीजिए। जॉन बोल्टन को एक दिन चले गए घर पे कि ये बताइए डॉक्यूमेंट्स कहाँ से है, इनका लैपटॉप उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, केस चल रहा है। तो ऐसी कई, वो अगेन जॉन बोल्टन क्योंकि विरोधी मैसेजेस दे रहे थे, CNN पे जाके कह रहे थे, तो पहुंची थी ना FBI उनके घर पे। इन्होंने भी कई लोगों को फायर किया है ना, जो ट्रम्प के खिलाफ थे ऑफिसर्स, उनको बाहर निकाल दिया। इनको लेकर अमेरिकी जनता में क्या सीन है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो उनकी चमड़ी का रंग वो नहीं है जैसा मागा सपोर्टर्स चाहते हैं कि किसी का हो, लेकिन फिर भी वो इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं। आई थिंक कैश पटेल के लिए, आई थिंक खुद के लिए, आई थिंक उनका ऐसा मानना है, मुझे लगता है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं FBI में, ताकि मेरा भी कुछ पॉलिटिकल बड़ी चीज़ें हो जाए। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रायोरिटीज़ है उसको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ साथ जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर, जैसे अभी उन्होंने सू किया है आई थिंक द अटलांटिक को,
कि एक दिन वो उठे और उनको लगा वो लॉगिन ही नहीं कर पाए अपने कंप्यूटर में, उनको लगा फायर कर दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और सबको फ़ोन करने लगे क्या हुआ, मेरा एक्सेस कहाँ गया, मेरा एक्सेस कहाँ गया, है ना, इस तरह की जो खबरें आ रही है। या फिर जिस तरह हॉकी टीम के साथ लॉकर रूम में बिहेव कर रहे थे, तो आई थिंक वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है डिस्ट्रैक्टिंग है उनके लिए, आई मीन फॉर हिज ओन स्टफ। अपार्ट फ्रॉम दैट तो वो वही कर रहे हैं जो एक FBI करना चाहिए, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं लोगों को, डायरेक्शन ले रहे हैं DOJ से कहाँ पे क्या करना है। इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें, इनफैक्ट जो अभी वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पे हुआ है उसके बाद टेक्स लीड आते हैं चार्ली कर्क के डेथ के बाद, ही वाज राइट देयर कि आई हैव टू बी हियर, इज डूइंग थिंग्स राइट। बट फिर वो ये लोगों में थोड़ा जब वो सारी चीज़ें दिखती है तो देन द क्वेश्चन की इज ही द राइट पर्सन और नॉट, एंड दैट ओनली ही कैन चेंज दैट परसेप्शन। तो इन 4 लोगों के नाम तो मैंने लिए, पीट हेग्सेथ, JD वांस, मार्को रूबियो, काश पटेल, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन 4 के अलावा और भी कोई लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से ट्रंप की नीतियों को प्रभावित करते हैं, या उन्हें उनके किसी विचार के बारे में कह सकते हैं कि दोबारा सोचिए, और हम तो नहीं मानते पर क्या पता आप मानते हो, ट्रंप थोड़ी बहुत सुन लेते हैं किसी की? सबसे पहले तो मलानिया की सुनते हैं। ओके, दैट इज़ अ नोन थिंग। लाइक कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ये बात फर्स्ट लेडी के ऑफिस से आए तो मे बी ही विल पे अटेंशन। नहीं तो क्या वो देश और विदेश की नीतियों के बारे में भी सलाह देती हैं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक रशिया को लेके ऐसा कहा गया था कि शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग द पीस डील डन, और बच्चों को यूक्रेन लाना, उसके तो वो भी हुआ था हॉस्टेज एक्सचेंज वगैरह, बिकॉज शी रियली केयर्ड अबाउट इट। तो वो है, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कह चुके हैं 1-2 बार कि आई ऑलवेज लिसन टू व्हाट शी हैज टू नहीं तो क्या टेक वो उनकी एडवाइस। किस तरह की पोजीशनिंग है? आई डोंट थिंक शी टेक्स एक्टिव रोल, बट माना जाता है कि ही लिसन्स टू हर, अगर इफ शी इज इंटरेस्टेड इन अ टॉपिक टू गिव एडवाइस। दूसरे आई थिंक 2 किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सूजी वाइल्स, जो चीफ ऑफ स्टाफ। उन्होंने जब ये रोल एक्सेप्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि जो ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी उसमें कहा था कि शी वांटेड टू कीप क्रेजीज आउट। मतलब आप सोचिए मागा में कितना बड़ा उनका गैमेट है लोगों का, कि उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को जो है रोकना चाहती हूँ। नहीं आने दिया व्हाइट हाउस में काफ़ी ऐसे लोगों को जो आना चाहते थे, ट्रम्प के करीबी थे, हैं, और अभी भी कभी कभी फ़ोन लगा के ट्रम्प से बात कर लेते हैं, और फिर ट्रम्प लिख देते हैं ट्रुथ सोशल पे। लेकिन व्हाइट हाउस में सूजी वाइल्स में उन्हें नहीं आने, उन्हें सो कॉल्ड गेट कीपर कहा जाता है कि हाँ कि शोर मचाओ, वाले पॉलिसी नहीं बनाने दूंगी। हाँ, और एक है व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ एंड पॉलिसी मिस्टर स्टीफन मिलर, जिनकी पॉलिसीज़ ने काफ़ी डोमेस्टिकली चीज़ों को बदला है। इमिग्रेशन कह लीजिए, लॉ एनफोर्समेंट कह लीजिए, वेरी श्रूड, वेरी शार्प, एंड आई थिंक उनके पास उनका जो ऑपरेट करने का तरीका है। 2015 से जुड़े हुए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इतना लंबा कोई नहीं जुड़ा हुआ, कभी सामने चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन चीज़ें करवा लेते हैं पीछे से, इन्फ्लुएंस कर देते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। आई थिंक ही ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर इन दैट वाइट हाउस। लेकिन हालांकि अब बीच में सुनने को ये भी मिला था कि जब से वो 2 अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हुई है, स्टीफन में थोड़े से बैकग्राउंड में चले गए हैं ऑल दैट, बट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द वाइट हाउस। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मतलब अभी तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ऐसा लगा अभी शुरू अभी खत्म हो गया, पर मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। कितना टाइम हुआ? मैं 30 मिनट, 1 घंटे से ऊपर बात होगी। 1 घंटे से ऊपर हो गया? अच्छा, आपको पता नहीं चला? नहीं, अरे यू आर सच अ गुड होस्ट, हमें कैसे पता चलेगा? इंडियन टाइम के हिसाब से हम 1 घंटे से ज़्यादा बात कर चुके हैं, और हमने जूम पर तो काफ़ी बातें की, या आमने सामने थी। बट मैं आज ना बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता था इस पॉडकास्ट पे। मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में ही बात करना चाहता था जो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसीज़ पर तो हम हर हफ्ते बात करते ही हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते ही हैं, पर यह है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी जिनका वर्ल्ड अफेयर्स में रुचि पिछले दिनों काफ़ी जागी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री मोदी का, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप का, बहुत बहुत शुक्रिया नेतन्याहू का, और व्लादिमीर पुतिन का भी, और चीनी राष्ट्रपति का भी, जिनपिंग का भी, कि इतना कुछ दुनिया में घट रहा है कि लोग जानना चाहते हैं। तो हम इस पर हर हफ्ते बात करते हैं, पर पीछे से कौन खेल चला रहा है, खासकर आज व्हाइट हाउस में कौन बैठे हैं, उनके बारे में बात कर रहा था। प्रोड्यूसर साहब से तो आग्रह है कि सबका फोटो लगाते चले, है ना। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ साथ बहुत आम लोग भी हमारा शो देखते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। That's good. और आपका भी योगदान रहा है लोगों के इंटरेस्ट जागरूक करने में कि क्या चल रहा है दुनिया में। नहीं, मैं लोगों के साथ ही हूँ। अच्छा। मेरा भी उनके साथ साथ ही जागा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। समय निकाल कर आए। थैंक यू। और
मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े एक्शंस होने बाकी हैं अभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में और भारत अमेरिका के रिलेशनशिप्स में भी। Yep. तो आपको हम फिर कष्ट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, तो सॉरी। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से देखने सुनने के लिए। और पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में इतना ही। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत कुछ होगा आपके पास कहने को।